वाला बोर्ड, ग्रीन वाला। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें सभी को फॉर्मूला याद है, क्योंकि डायमेंशंस में फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला तभी डिराइव कर पाएंगे हम लोग, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इसका स्टार्टिंग बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी ये सब क्या होता है, या वो सब पता है? वो सब पता है ना? ठीक है, तो डायरेक्ट हम डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स बताया गया होगा तुमको। फिजिकल क्वांटिटी का कितने टाइप्स होता है? एक होता है तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है सप्लीमेंट्री। तो एक इसके आधार पे हो गया, और दूसरा होता है तुम्हारा डायमेंशन के आधार, मतलब डायरेक्शन के आधार पे। तो उसमें दो पढ़ते हैं हम लोग, एक होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। साथ में एक और होता है टेंसर, बट वो क्लास 12th के बाद पढ़ना होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया गया था, क्योंकि वहीं से डायमेंशन रिलेट करेगा तुम्हारा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या पढ़ाया गया था कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ को अगर हम लोग ब्रेक भी करेंगे तो उससे क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा तुमको। तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब जैसे लेंथ को अगर मेजर भी करना है, तो लेंथ को लेंथ के साथ ही क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर नहीं करते हम लोग। तो हम लोग पढ़े थे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है। इसमें कौन कौन सा आएगा? लेंथ होगा, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल ऑन। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या हो गया? ठीक है, तो और ये 7 जो होता है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो स्पीड को ले लिए हम लोग, तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जो है ना, वो दो फंडामेंटल जब कंबाइन होता है तो बनता है स्पीड। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और टाइम, जब लेंथ और टाइम दोनों को डिवाइड किए हम लोग तो क्या बना तुम्हारा, स्पीड। मतलब स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल्स पे। क्योंकि ये फंडामेंटल से डिराइव किया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब क्या होता है, फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके अलावा दो और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री में क्या क्या आएगा तुम्हारा, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब क्या होगा, जो 2D एंगल्स होगा, जो हम लोग बोर्ड पे या कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होगा, प्लेन एंगल्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वो तो डायमेंशन का बात नहीं कर रहे ना, यूनिट्स का पूछ रहे। एसआई यूनिट रेडियन होगा, ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, डिग्री। डिग्री जो होता है ना वो सीजीएस सिस्टम में आता है, जो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। और रेडियन जो होता है वो इसका एसआई यूनिट होता है। और ये पढ़े भी, मतलब मैथ्स में बताया भी होगा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 1 रेडियन एंगल कब फॉर्म होता है, उसको शॉर्ट में ले रहा है, बाकी तो फिर डायमेंशन में ही आना है हम लोग को। ठीक है, तो जैसे ये हो गया तुम्हारा सर्कल, अब यहाँ पे कब बोलेंगे कि 1 रेडियन एंगल है, तो जैसे मान लो इसका रेडियस कितना है तुम्हारा, आर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है।
तो इतना ही रेडियस का मतलब इतना ही लेंथ का क्या करना है तुमको, एक आर्क लेना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर देना यहाँ से। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे भी देखो ना, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, आर्क बाई रेडियस। थीटा इक्वल्स टू होता है ना आर्क बाई रेडियस, ये मैथ्स में बताया गया होगा। तो आर्क का लेंथ कितना है बताओ यहाँ पे, ये आर्क का लेंथ आर हो गया, और रेडियस भी कितना हो गया इसका, आर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल सा। उसी तरह से जो सॉलिड एंगल है, जो 3D एंगल्स होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्टेरेडियन। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अस्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा है, नहीं तो फिर उसके बारे में भी बताते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े कि जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए इसको 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तुम्हारा फंडामेंटल से। तो इसीलिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कि बताओ 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, नहीं डायमेंशन पूछा गया ना, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1 नहीं बोलना है, सिर्फ L बोलना है। उसके बाद मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा। टाइम का डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें दो आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, या ए से भी कर सकते हैं हम लोग। तो या तो ए बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, आई बोल दो, दोनों हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद टेम्परेचर में क्या हो सकता है, केल्विन हो जाएगा। इसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। और मोल का पूरा सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल सिर्फ लिखना है यहाँ पे, तो MOL हो जाएगा। ठीक है, और जब पूरा लिखते तो ई लग जाता है वहाँ पे। और साथ में लास्ट में क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका यूनिट क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला। तो इसको लिखते हैं हम लोग CD, है ना, CD, कैंडेला। ठीक है, तो ये सातों का याद रखना है तुमको। इसके बाद जो मेन 5-6 है पहले उसको ले लेते हैं, बाकी तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, बेसिक से स्टार्ट करें या डायरेक्ट ले ले फोर्स का, बेसिक से। ठीक है, बताओ स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू होता है ना डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ बाई टाइम, तो LT-1 हो जाता है। तो डायरेक्ट इसलिए हम लोग फोर्स से स्टार्ट करते हैं। या एक्सेलरेशन का बता दो, एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, LT-2। ठीक है, इसके बाद फोर्स का क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा MLT-2। ठीक है, उसके बाद बताओ प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, फोर्स बाई एरिया, है ना। तो फोर्स बाई एरिया, तो अगर नहीं पता तो फॉर्मूला तो पता है ना फिर। ठीक है, तो यहाँ पे L² से डिवाइड कर देंगे, तो L का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ML-1 T-2। स्ट्रेस का बता दो, हाँ सेम ही हो जाएगा, जो प्रेशर का होगा वही स्ट्रेस का भी होगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी देता है कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला, है ना। वहाँ पे 3-4 का पेयर रहेगा और पूछेगा इसमें से कौन से पेयर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस का और प्रेशर का दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। ठीक है, तो जैसे स्पीड और वेलोसिटी का सेम रहेगा, और भी वैसा क्वांटिटी होगा जिसका एक ही डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो स्ट्रेस का भी सेम हो गया। इसके बाद बताओ वर्क का क्या होगा, वर्क होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा। तो ML² T-2। एनर्जी का बता दो, सेम, जो वर्क का होगा वही
एनर्जी का भी होगा। काइनेटिक एनर्जी का बता दो, मतलब एनर्जी कुछ भी रहे सेम ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन का बता दो, स्ट्रेन का डायमेंशन लेस होगा। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बता दो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, फॉर्मूला याद है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला। तो एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, अगर याद नहीं है तो फिर यहाँ से निकाल लो, माइनस ऑफ ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला पता है ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अभी तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है हमको, है ना, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ पे। तो ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू क्या होगा, डी वी। तो फोर्स का तो पता है ना तुम्हें, तो एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का क्या होगा, ये है डिस्टेंस, एल हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या होगा, एरिया का एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी माइनस वन। सॉल्व करके बताओ क्या होगा, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन होगा ना, टू कैसे होगा, ठीक है, माइनस टू प्लस वन, है ना, तो टी का पावर माइनस वन होगा। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये हो गया किसका, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पीछे क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेना उसको। उसके बाद बता दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले ये पार्ट कर लेते, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा एप्लीकेशन से उसमें आएंगे। फिर मॉडुलस ऑफ, जो मेन है सिर्फ हम वो बता देते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बता दो, इसका फॉर्मूला होता है ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है, ठीक है, स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो जो स्ट्रेस का होगा वही इसका भी होगा। और स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का क्या था, सेम था। तो अब पता चल गया ना इसका कितना होगा, निकाल लो इसको। मतलब जो स्ट्रेस का होगा या जो प्रेशर का होगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेस का होता है। तो जो स्ट्रेस का होगा वही इसका भी होगा, ये भी एग्जाम में देता है बहुत बार, ठीक है। इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट का बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना। ई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्लास 12th में जो चैप्टर है वहाँ भी आता है। तो एच को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसी का फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये क्या होगा, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है ये बताओ, तो एच इक्वल्स टू ई बाई नी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसका होता है टी माइनस वन, और एनर्जी का पता है जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होता है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई टी का पावर माइनस वन। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ गया तुम्हारा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ना अब, ठीक। इसके बाद बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का पूछा गया है, ठीक है। तो इसका कितना आ गया तुम्हारा, हम्म, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट में बता दो किसका, एंगल का बताओ, वो तो सिंपल जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी, नहीं रिलेटिव डेंसिटी,
नहीं, मास डेंसिटी अलग होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर भी डेंसिटी हो जाएगा और नीचे भी डेंसिटी हो जाएगा, तो दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला का होना ज़रूरी है कि नहीं है? क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी देता है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे देगा कि अगर डायमेंशनल फार्मूला है तो यूनिट हो सकता है कि नहीं होगा, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशनल फार्मूला होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे घुमा सकता है क्वेश्चन। जैसे एंगल का यूनिट्स तो होता है बट डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, तो यूनिट है तब भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है उसके पास। अब जैसे इसका ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो ऊपर भी स्पीड और नीचे भी स्पीड आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है और साथ में इसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता है। तो अगर यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है, पहला कंडीशन ये हो गया ना तुम्हारा कि अगर यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए हम लोग। इसके बाद कुछ और है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का बता दो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का पूछता है, फिर के का पूछ देगा, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल का पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का दे सकता है वहाँ पे बी का, उसके बाद वी का, ये सब इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस का दे सकता है तुम्हारे पास, इस टाइप से क्वेश्चन आता है वहाँ पे। तो बताओ अभी एक दो ले लेते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला तो फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ाया गया होगा ना क्लास 12 का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 1 के, नहीं अभी एप्सिलॉन नॉट लिखना है ना तुमको, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से बताओ एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या मिलेगा तुमको, 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT होता है, तो चार्ज स्क्वायर है, यहाँ पे दो चार्ज आ गया ना, तो ऊपर में आ जाएगा A²T², ठीक है, ऊपर में क्या आ गया तुम्हारा A²T², और नीचे तुम्हारा फोर्स है, तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2, और उसके बाद क्या था बताओ, यहाँ पे L² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो m का पावर कितना होगा, ये ऊपर जाएगा तो -1, L यहाँ पे है नहीं है, नीचे में L का पावर 3, तो ऊपर जाएगा L का पावर -3, उसके बाद क्या है तुम्हारा A का पावर बता दो, तो A का पावर 2 और T का पावर, ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है, तो फार्मूला बहुत जरूरी है याद रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का दे सकता है एग्जाम में। उसके बाद के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो के का क्या होता है, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुम, F इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2, इसका देखो अगर ये पता है ना तो ये आसानी से बता सकते हो तुम, तो बताओ के इक्वल्स टू क्या होगा, FR² डिवाइडेड बाई Q1 Q2, अब देख लो उसका उल्टा है कि नहीं है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे m का पावर -1 है, तो यहाँ पे m का पावर क्या होगा 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे l का पावर क्या है -3 है, तो यहाँ पे l का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद a का पावर -2 और t का पावर -4 हो जाएगा। अब लास्ट में एक ले लेते हैं हम लोग, b का बता दो, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का बता दो क्या होगा,
उसके बाद बाकी कर लेना तुम लोग, जिसमें भी डाउट होगा बताना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सारा पढ़े हम लोग, तो जिससे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग इसका डायमेंशन, वो कौन सा होगा। तो एक फॉर्मूला याद होगा, लॉरेंज फोर्स, याद है सभी को। तो एफ इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग, बी क्यू वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो एफ इक्वल्स टू आता है बी क्यू वी साइन थीटा। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। उसके बाद चार्ज का हो जाएगा ए टी, ये होता है वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं। साइन थीटा क्या होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो बताओ, फोर्स का हो गया, चार्ज का भी हो गया, वेलोसिटी का भी हो गया, निकाल देना, इसका आ जाएगा। तो इसलिए जितना भी फॉर्मूला है ना वो पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। एक फार्मूला कॉपी अलग से बना लो, जैसे जो चैप्टर्स पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसका जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको एक जगह पे लिख लिया करो, और 5 मिनट डेली ही देख लिया करो फार्मूला को, उससे हमेशा याद रहेगा तुमको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये हो गया ना कंप्लीट। अभी पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा है, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी तुम लोग को डिराइव करने तो आता ही है, तो जो भी फार्मूला है उसको अच्छे से याद कर लेना। जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब याद कर लेना। बाकी तो डायमेंशन इजीली निकल जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इसमें कौन कौन सा होगा, सबसे पहले आता है तुम्हारा डायमेंशनल वेरिएबल। इस चारों का मतलब बताना यहाँ पे। एक होता है तुम्हारा डायमेंशनल वेरिएबल, इसके बाद क्या होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसके बाद थर्ड पे आता है तुम्हारा डायमेंशनल कांस्टेंट। और सबसे लास्ट में क्या होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब ये बताओ कि चारों का मतलब क्या होता है। ये सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तो इसका मतलब बता दो क्या होता है। सबसे पहले क्या है डायमेंशनल वेरिएबल, इसमें क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशनल फार्मूला होगा बट उसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा, वो चेंज करता रहेगा। जैसे मान लो एरिया, तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला तो होता है बट इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। उसके बाद ले लो स्पीड, स्पीड का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा बट इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना डायमेंशनल फार्मूला तो होगा बट उसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए बाद में। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा कि नहीं होगा, होगा, तो यहाँ पे ठीक है होगा। इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा है तुम्हारा, डायमेंशन लेस वेरिएबल, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है डायमेंशन लेस, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में ये भी लिख देते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरिएबल होगा। उसके बाद इसमें आ जाओ, डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो डायमेंशनल फार्मूला तो होगा नहीं बट इसका वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा है तुम्हारा, इसमें यहाँ पे लिख देना वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा है तुम्हारा, डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे इसके पास डायमेंशनल फार्मूला तो होगा और साथ में इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला होगा बट जो वैल्यू है वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा, सभी का एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग। उसके बाद लास्ट में कौन सा है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब इसके पास अपना कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, साथ में इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है, तो ये हो गया। अब सभी का एग्जांपल्स बता दो। सबसे पहले किसका पूछा गया है? डायमेंशनल वेरिएबल का। तो ये तो बता चुके हम लोग, जैसे एरिया हो जाएगा, उसके बाद स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, ये सब हो जाएगा, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन लेस वेरिएबल, स्ट्रेन, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये सब का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है बताओ? नहीं होता है, और इसका वैल्यू भी क्या होगा? चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे हम लोग? स्ट्रेन हो गया, और नेक्स्ट में कौन सा था? रिलेटिव डेंसिटी, ये सब हो गया। एंगल भी लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बाद क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फार्मूला तो होगा, बट साथ में उसका वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे अभी पढ़े थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो दोनों का वैल्यू क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, बट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? जी हो गया, और फिर प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का बताओ वैल्यू क्या होता है? -12। ठीक है, और के का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, मतलब जिसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा और वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। इसका एग्जांपल बताओ। जिसका कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा और साथ में जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या आता है? जैसे पाई हो गया, पाई का वैल्यू, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई आता है, इसको ईलर्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मतलब पाई का वैल्यू तो पता है, ई का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? स्मॉल ई का वैल्यू कितना मान के चलते हैं हम लोग? बताओ, स्मॉल ई का वैल्यू क्या होगा? 2.71828। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.71828। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, और साथ में ईलर्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई अपना डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, और साथ में वैल्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सभी का? ठीक है, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। एक एक चीज़ पता होना चाहिए, जो चैप्टर पढ़े हम लोग उससे कहीं से भी क्वेश्चन दे बन जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, फॉर्मूला याद करके नहीं आया था ना तुम लोग आज? कुछ याद कर लेना है पूरा। जैसे अब ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो बन जाना चाहिए फिर, है ना? क्योंकि ऐसा कर लो ना कि बाद में फिर रिवीजन करने की ज़रूरत भी ना पड़े। जो चैप्टर ख़त्म हो गया उसको अभी से ही अच्छे से कंप्लीट रखो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आएगा बताओ? नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें 3 एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला एप्लीकेशन, पहले इसको लिख लो, बता रहे हैं फिर तीनों एप्लीकेशंस में क्या क्या आएगा। कंप्लीट हो गया सभी का? चलो, मेन जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
application of dimensional analysis। पहले एक दो क्वेश्चन लेंगे और जैसे ही तीनों एप्लीकेशन खत्म होगा कंबाइंड फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग 10 से 20 क्वेश्चन, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे फिर। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसका पहला एप्लीकेशन क्या होगा। सबसे पहला एप्लीकेशन में क्या पढ़े थे हम लोग। तो सबसे पहले बताया गया था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। ये इसका पहला एप्लीकेशन होगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है तुमको, जैसे मान लो फोर्स का वैल्यू दिया है CGS में और इसको SI में कन्वर्ट करना है तुमको, तब यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग। इसका पहला जो एप्लीकेशन है इसका यूज करते हैं। और ये आता कैसे है, तो जो टॉपिक था ना तुम्हारा मेजरमेंट, याद होगा मेजरमेंट में क्या बताया गया था, जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ाया गया होगा। तो बताओ मेजरमेंट में क्या पढ़ना था तुमको। किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना है तो क्या क्या चाहिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए बताओ। जैसे दुकान में जाते हम लोग, बोलेंगे 5 राइस दीजिए, तो क्या होगा तो या फिर बोलेंगे KG राइस दीजिए, तो क्या होगा। तो सिर्फ 5 बोलेंगे तब भी वो नहीं समझ पाएगा, और सिर्फ KG बोलेंगे तब भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि 5 का मतलब ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है वो। ठीक है, तो नंबर के साथ साथ क्या चाहिए तुमको, यूनिट भी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए नंबर और यूनिट की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्यू का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो Q इक्वल्स टू क्या मिलेगा, N इंटू यू। तो Q होता है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी। N क्या होगा यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं हम लोग। और U क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और U का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे हम लोग मान लो Q का वैल्यू कितना ले लिए यहाँ पे, जैसे Q इक्वल्स टू लिख दिए यहाँ पे, ये तुमको लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ यहाँ पे लिख दिए 5 मीटर। अब बताओ इसको सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हैं हम, 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना Q का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ। इसको लेंथ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पे जो 5 है ये पहला नंबर है, तो इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, N1। फिर मीटर जो है वो इसका पहला यूनिट हो गया, तो यहाँ पे U1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 500 क्या हो गया, N2। और जो सेंटीमीटर है इसको क्या लिख सकते हैं हम, U2 लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा। इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब 5 मीटर बोल दो या 500 सेंटीमीटर बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है तुम्हारा, सेम ही होता है। जितना लेंथ 5 मीटर होगा उसी लेंथ को हम लोग 500 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया हमको, क्या मिला बताओ, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक है, और इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग कन्वर्जन में। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ और बताना, जैसे मान लो फोर्स लिखते हैं ना हम लोग, तो फोर्स लिखते हैं हम लोग ये फोर्स बराबर 5 न्यूटन। तो न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये बताओ। नहीं नहीं, SI में ही बताना है तुमको। हाँ, SI में न्यूटन की जगह पे और क्या यूनिट हो सकता है, KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो SI में जो मास का यूनिट है KG, इसका पावर क्या है, 1 है। लेंथ का यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर, इसका भी पावर 1 है। और जो टाइम है इसका पावर क्या है। तो अगर इसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर भी जो दूसरा सिस्टम में यूनिट्स होगा उसमें भी सेम ही पावर रखना है। तो जैसे मान लो इसको CGS में कन्वर्ट कर दिए, तो KG की जगह पे क्या आएगा,
ग्राम आ जाएगा। और ग्राम का पावर, चूंकि यहाँ पे केजी का पावर 1 है, तो ग्राम का पावर भी 1 ही रखना है तुमको, यहाँ पे 2 नहीं होगा। उसी तरह से मीटर का पावर यहाँ पे कितना है तुम्हारा 1, तो यहाँ भी क्या होगा सेंटीमीटर। और सेकंड का पावर जितना यहाँ पे है उतना ही पावर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जब कन्वर्ट करेंगे वहाँ पे ये अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो जो यूनिट्स होगा उसका पावर कभी भी चेंज नहीं करना है तुमको किसी भी सिस्टम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना। ये है मेन फार्मूला, Q इक्वल्स टू क्या होगा N1U1 इक्वल्स टू N2U2, और इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी क्वेश्चन ले रहे हैं है ना, इसी से एक फार्मूला डिराइव होता है, उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं ना तो फिर 5-10 मिनट चला जाएगा उसमें। तो जो फार्मूला डिराइव होके आता है सिर्फ वो तुमको बता देते हैं क्या आएगा, और वो आता इसी से है तुम्हारा। ठीक है, N1 तो पता है ना, U का मतलब क्या है, ये यूनिट है, तो यूनिट की जगह पे लिख देंगे M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C। क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, U का मतलब यूनिट हो गया, और यूनिट में कुछ भी हो सकता है, मास लेंथ टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास को M1 माने तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। बट पावर अभी बता देते ना, जितना M1 मास का पावर यहाँ पे होगा उतना ही मास का पावर यहाँ भी होता है। तो देखो इसी फॉर्मूले को आगे करें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या मिला तुमको, एक मिनट, फॉर्मूला क्या मिला, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये फॉर्मूला मिला। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताना यहाँ पे एक चीज़ और बताओ कि N और U में क्या रिलेशन होगा, N और U में क्या रिलेशन होगा। हाँ, N और U में क्या रिलेशन होता है, N और U में यही रिलेशन है कि N जो होता है वो U का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कैसे, तो जैसे अभी हम लोग एग्जांपल्स लिए थे याद होगा, जैसे कुछ भी ले लो ना, L इक्वल्स टू 2 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो देखो जब यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और जब यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। यहाँ से दिख रहा है ना तुमको, मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो अगर नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटा हो जाएगा, और अगर नंबर छोटा है तो यूनिट बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या मिल गया कि n जो होता है वो u का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए ना इसका ग्राफ भी बनता है। ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n और u का जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस टाइप से बनेगा, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे n लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा u हो जाएगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर यूनिट बढ़ेगा तो नंबर घटेगा। देख लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये यूनिट हो गया और यहाँ पे क्या है तुम्हारा नंबर्स है, तो देखो जब u बढ़ रहा है तुम्हारा तो n क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। देख लो यहाँ से ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है तुम्हारा। तो इसका ग्राफ भी पूछ सकता है तुमसे, कौन सा ग्राफ होगा। इसमें और भी ग्राफ्स आता है, वो आगे बताएंगे तुमको। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ठीक है, n वर्सेज u का, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये रिलेशन होता है दोनों के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला था, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू क्या था N2U2। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं देखो, तो N1 की जगह पे N1 ही रख दो। U क्या होता है यूनिट्स होता है, इसमें 7 में से कोई भी आ सकता है, तो जनरली हम लोग 3 को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं यूनिट की जगह पे पहला यूनिट इसका मास का है, उसके बाद लेंथ का है और टाइम का है। तो इसका पावर मान लिए A होगा, इसका पावर B होगा और इसका पावर C होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा N2। अब U2 मतलब सेकेंड सिस्टम में यूनिट्स, तो यहाँ पे अगर kg माने तो यहाँ पे क्या मानना होगा ग्राम। तो अगर इसको M1 से रिप्रेजेंट किए हैं तो ये क्या होगा M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, बट पावर तो सेम ही होता है, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ भी, और यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा L2, इसका पावर B, यहाँ पे क्या होगा T2, इसका पावर क्या हो जाएगा C हो जाएगा।
तो यहाँ से N2 पूछ दिया कि बताओ N2 कितना हो जाएगा, तो N2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे मिल जाएगा तुमको N1 इंटू M1/M2 का पावर क्या होगा, A हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, L1/L2 का पावर B हो जाएगा। इसके बाद T1/T2 का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला जो तुम्हारे पास ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे अभी। तो ये फर्स्ट फार्मूला था और ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2। और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो कौन सा हो जाएगा, तो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C हो जाएगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन ले रहा है, उसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, एक ये वाला मेथड से करेंगे, एक इससे करते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग मेथड से बता देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हो गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या, कन्वर्ट, पहले सिंपल सा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो अभी बाद में बताएंगे, पहले इसको सीख लो कि यूज कैसे करना है तुमको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, एक सिंपल मेथड और दूसरा जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग उससे भी कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे न्यूटन जो होता है वो किसका यूनिट होता है और डाइन किसका हो जाएगा, CGS यूनिट, ठीक है। तो जिसका भी यूनिट होगा ना उसको पहले क्या कहते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं हम लोग। तो फोर्स का चूंकि ये यूनिट्स है इसलिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, तो MLT-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे m का पावर जो होगा उसको a का वैल्यू बोल देंगे, तो a यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। उसके बाद जो l का पावर है वो b हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c का वैल्यू क्या होगा -2 हो जाएगा। उसके बाद जिसमें दिया है उसको पहले लिखेंगे हम लोग और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको बाद में लिखते हैं हम लोग। तो अगर टेबल बनाए तो बताओ दिया किस में, ये SI में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे SI सिस्टम। और कन्वर्ट किस में करना है तुमको, CGS में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग CGS सिस्टम। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या होगा, मास होगा, उसके बाद लेंथ हो जाएगा, उसके बाद टाइम हो जाएगा, उसके बाद N1 हो जाएगा, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या होता है, SI में मास का यूनिट क्या होता है kg, यानी यहाँ पे लिख देंगे 1 kg। लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो 1 मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। और N1 कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 दिया ना, 1 न्यूटन है ना, तो N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे CGS में M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो M2 जो है वो कितना हो जाएगा ग्राम में आएगा 1 ग्राम। L2 क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। T2 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। और N2 तुमको निकालना है, ठीक है। N2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तुमको। तो देखो टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, जिसमें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको बाद में लिखते हैं हम लोग। तो SI में दिया था उसको पहले लिख लिए, CGS में करना है उसको बाद में लिख लिए हम लोग। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, तो N2 इक्वल्स टू क्या होगा N1 इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं M1/M2 का पावर A हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाद में तो सिंपल से करना है तुमको। L1/L2 का पावर क्या होगा B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1/T2 का पावर क्या होगा C हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे, यहाँ kg में और ये ग्राम में है तो डिवाइड तो होगा नहीं दोनों,
तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, 1 kg को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो m1 यहाँ पे n1 तो 1 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू 10 का पावर 3 ग्राम बाई नीचे क्या होगा 1 ग्राम, और a का वैल्यू कितना था यहाँ पे, वो 1 है। उसके बाद क्या है लेंथ L1, बताओ L1 कितना है यहाँ पे, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और इसका भी पावर कितना है तुम्हारा 1। उसके बाद क्या है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, इसका पावर क्या होगा -2 हो जाएगा, ये कैंसल आउट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 1 × 10 का पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 10 का पावर 2, और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, यानी ये आ गया 10 का पावर 5। तो देयर फोर 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 10 का पावर 5 डाइन। तो ये एक तरीका हो गया, है ना। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तुमको, इस फॉर्मूले से ही बनेगा वो, है ना। अभी क्वेश्चन जब देंगे वहाँ पे समझ में आएगा कब इसका यूज करना ही पड़ेगा तुमको, है ना। तो एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन तो मन में ही सोच लेना, ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना, और डायरेक्ट यहाँ से कर लेना। क्या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा ना तुम्हारा। ठीक है, इतना थोड़ी लिखते रहेंगे वहाँ पे। हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन दे क्या इसमें, देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से करना चाहे, पहले देख लो। तो किसका वैल्यू पूछा गया था, 1 न्यूटन का डाइन में पूछा गया था। ठीक है, तो बताओ 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक, तो 1 यहाँ पे न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बताओ न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट किस में करना है तुमको, डाइन में। तो डाइन में मतलब क्या हुआ कि मास का यूनिट ग्राम होगा, ठीक है, और लेंथ का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड होगा। तो यहाँ पे जो केजी है इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम में। तो यहाँ पे 10 का पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं हम लोग, और इसको किस में करना होगा सेंटीमीटर में, यानी मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। तो इंटू 10 का पावर 2, सही है, और सेकेंड तो वो उसी फॉर्म में रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 10 का पावर 5, उसके बाद ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा। तो ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा इजी कौन सा मेथड है, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा है, इसका आंसर बताना। वन अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो।
चलो इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा. कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल, ये है क्वेश्चन. 10 का पावर 7 गलत है. 10 का पावर 7 नहीं होगा. साइन में कहीं पे गलत हुआ होगा, उसको चेक कर लो, आंसर आ जाएगा. देखो यहाँ पे दिया किस में है, ये अर्ग में दिया हुआ है. कन्वर्ट किस में करना है, जूल में. तो अर्ग जो होता है वो सीजीएस में आता है और जूल जो होता है वो एसआई में आता है. मतलब पहले सीजीएस में दिया है और इसको कन्वर्ट करना है एसआई में. तो अभी क्या बताया था, जिसमें दिया होगा उसको पहले लिखना है तुमको और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको बाद में लिखना है तुमको. ठीक है. तो डायरेक्ट यहाँ पे बताओ n1 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा. n2 निकालना है तुमको. साथ में ये एनर्जी का यूनिट होता है, ये भी पता है. तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला और वर्क का दोनों सेम होता है. तो ml² T-2 होगा. तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं. बताओ ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -2. तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला में पुट करें हम लोग, डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है. तो n2 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो n2 इक्वल्स टू n1 इन 2. उसके बाद था ना m1/m2. तो चूंकि पहले CGS में दिया हुआ है तो m1 तो ग्राम में होगा. ठीक है. और कन्वर्ट किस में करना है तुमको, SI में. तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3 नीचे आ जाएगा अब. ठीक है. तो यहाँ पे m1 कितना हो गया तुम्हारा, 1 ग्राम. ये समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है. चूंकि CGS में पहले दिया हुआ है तो m1 क्या हो जाएगा, 1 ग्राम और m2 हो जाएगा 1 kg. ठीक है. अब यहाँ पे इसका पावर क्या होगा, 1 हो जाएगा. उसके बाद सेकेंड में क्या होगा, लेंथ. तो L1 सेंटीमीटर में होगा, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बाई वो SI में होगा L2. तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का पावर 2 सेंटीमीटर. इसका पावर क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद टाइम 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड. अब इसमें क्या होगा, इसका पावर -2 हो जाएगा. तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि ये 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा. देखो ये 10 का पावर 3 है तो ग्राम ग्राम तो कैंसिल आउट होगा. तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना सभी को. बताओ यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, -4 हो जाएगा. ठीक है. तो इंटू 10 का पावर हो जाएगा -4 इंटू 1 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 10 का पावर -7 आ जाएगा. ठीक है. ये गलती हुआ था. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर 1 अर्ग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 का पावर -7 जूल हो जाएगा. जैसे अगर क्वेश्चन में दे दे 5 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो तो n1 फिर 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना. ठीक है. तो 5 इंटू 10 का पावर -7 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग. ठीक है. नेक्स्ट में क्या होगा बताओ. एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं पहले, अलग अलग टाइप्स का सभी क्वेश्चन होगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute
एज द बेस यूनिट्स, एज द बेस यूनिट्स। चलो इसका आंसर बताओ। सभी अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आगे आंसर। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, मतलब इस यूनिट में कन्वर्ट करना है तुमको। और ये दिया हुआ है ना, जो स्टार्टिंग में दिया है, ये पहला यूनिट हो गया। तो सबसे पहले ये किस में दिया हुआ है, 60 जूल पर मिनट। तो मिनट को पहले सेकेंड में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ये नंबर जो है यहाँ पे 60 जूल पर मिनट, तो 60 जूल बाई 1 मिनट ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 60 जूल बाई 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 सेकेंड। ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। अब ये बताओ जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, जूल पर सेकेंड किसका यूनिट होगा। पावर है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर का होता है, ठीक है। यानी अब पता चल गया कि ये पावर दिया हुआ है। मतलब पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1। और उसके बाद बी का वैल्यू 2, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब ये पता चल गया ना कि एस आई में दिया है और एक नया सिस्टम दिया हुआ है तुम्हारे पास, उसमें कन्वर्ट करना है तुमको, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग टाइप्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिया किस में है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। तो बाद में तुम खुद से डायरेक्ट भी कर सकते हो वहाँ पे। तो इन एसआई सिस्टम बता दो, मास क्या होगा केजी में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 kg। उसके बाद क्या होगा, लेंथ मीटर में, और टाइम क्या होगा तुम्हारा सेकेंड में। इसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम में, इसको सेंटीमीटर में, और ये तो सेकेंड में ही रहेगा। साथ में यहाँ पे 1 आ गया ना तुम्हारा, तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो N1 कितना आ गया तुम्हारा, 1 हो जाएगा। निन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है एक, क्योंकि ये पढ़े नहीं हम लोग, ये एक नया सिस्टम बना के दिया हुआ है। तो न्यू सिस्टम में क्या दिया है बताओ, मास कितना दिया हुआ है नए वाले सिस्टम में, 100 ग्राम, ठीक है। तो M2 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 1 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 सेकेंड। और N2 का वैल्यू पूछा गया है तुमसे, ठीक है। अब हो जाएगा ना, अब इसका आंसर बता दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करो, आंसर बता दो इसका। ये सब क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था तुम लोग से। हम्म, मतलब पूरा ये चैप्टर में डाउट है ना इसका मतलब। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, आंसर बता दो तुम लोग पहले। ग्राम में तुम लोग लिख लेना यहाँ पे 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर, ये खुद से लिख लेना वहाँ पे। तो ये बताओ N2 कितना आ गया तुम्हारा, 10⁻7। और किसी का आंसर, ऑनलाइन में किसी का आंसर,
इन लोग कितना दिया है 100216। तुम लोग का कितना आंसर आया है? देखो कितना आंसर आता है यहाँ पे। तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 1 इंटू, मतलब M1 कितना दिया हुआ है, M1 है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई M2 कितना दिया हुआ है तुम्हारा 100 ग्राम। उसके बाद L1 कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर, और L2 भी दिया हुआ है तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर, और टाइम T1 कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, और T2 कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड। अब सभी का पावर बता दो कितना है, इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर कितना है तुम्हारा 2, और इसका पावर हो जाएगा -3। ठीक है, इसका पावर हो जाएगा -3। सॉल्व करो कितना आएगा 1 इंटू, यहाँ पे 10 बच गया ना, तो 10 बचा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा 1 इंटू, यहाँ पे 60 का पावर क्या होगा, देखो 1/60 का पावर -3 है, तो 60 को ऊपर लेके जाएंगे तो 60 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 216000 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा, और कितना एक, ऐसे लिख लो पहले 2.16 इंटू 1 2 3 4 5 6 न्यू यूनिट्स ऑफ पावर, न्यू यूनिट्स ऑफ पावर, ये हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट में डायरेक्ट तुम फॉर्मूला पुट करना यहाँ से और निकाल लेना, एग्जाम में इतना लंबा मत जाना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना ताकि 2 लाइन में आंसर आ जाए तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना तुम एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो तो तुमको पता होगा, तो ए बी सी का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना पावर्स में, जो भी वहाँ पे MLT का जो पावर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना। बाकी इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन। ये हो गया सभी का? ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट in CGS system is given by सिग्मा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है बताओ, सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10 का पावर क्या होगा -5, 5.67 इंटू 10 का पावर -5 अर्ग पर सेकेंड, सेंटीमीटर का पावर -2, केल्विन का पावर -4। फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। अब इसका वैल्यू SI सिस्टम में बता दो कितना आएगा। चलो बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, उतना भी जाने की जरूरत नहीं है।
आंसर बता दो कितना आ गया। यहाँ पे सिग्मा, हाँ सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 अर्ग पर सेकेंड सेंटीमीटर का पावर -2 केल्विन का पावर -4 है। और इसका वैल्यू पूछा गया एसआई सिस्टम में कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे देखो, ये ज़्यादा इजी है। देखो अर्ग को किस में कन्वर्ट करना होगा, जूल में। सेकेंड ऑलरेडी एसआई में है तो उसको कुछ भी नहीं करना तुमको। उसके बाद सेंटीमीटर को किस में करना होगा, मीटर में। और केल्विन तो ऑलरेडी एसआई में है, ठीक है। तो अब इसको इसका वैल्यू बताना तुमको एसआई में। देखो तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल सा देखो 5.67 इंटू 10 का पावर -5 दिया हुआ है। अब -10 आ रहा है, ठीक है चेक कर लेते हैं। और इन लोगों का कितना आया बताओ, ऑनलाइन में सही आंसर आया है बताओ। 5.67 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है। कैसे देखो यहाँ पे इनटू, देखो ये अर्ग है ना तुम्हारा, तो इसको 1 अर्ग मान सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 का पावर -7 जूल, ये हो गया। इनटू सेकेंड को तो वैसे ही कर दो यहाँ पे, सेकेंड का पावर -1। इसके बाद क्या है सेंटीमीटर, तो इसको ब्रैकेट में लिखो 1 सेंटीमीटर और उसका पावर लिख देना -2। तो बताओ 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, मतलब 10 का पावर -2 मीटर है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर -2 मीटर और इसका पावर हो जाएगा -2, ठीक। ये पूरे टर्म को ना ब्रैकेट में रखा करो और जो पावर है इसको बाहर रख दो, तो कभी गलती नहीं होगा तुम्हारा। उसके बाद फिर क्या होगा, केल्विन का पावर -4। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बताओ, 5.67 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -7 इंटू, देखो 10 का पावर -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 4, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का पावर 4। अब यूनिट्स जो है वो लिखो, यहाँ पे जूल आएगा तो जूल हो गया। उसके बाद सेकेंड का पावर -1, मीटर का पावर 1 है यहाँ पे -2, तो क्या होगा -2। और केल्विन का पावर, वैसे भी बताए थे कि ये जो यूनिट्स होगा इसका पावर किसी भी सिस्टम में क्या होगा, चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के तो कितना आ जाएगा बताओ, 5.67 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -8 जूल पर सेकेंड, मीटर का पावर -2, केल्विन का पावर -4, ठीक है। फर्स्ट वाला ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इसको अलग सेपरेट कर लो। ये अर्ग लिखा हुआ है ना, तो सिर्फ 1 अर्ग मान लेंगे उसको हम लोग। तो 1 अर्ग में कितना होता है, 10 का पावर -7 जूल होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया 10 का पावर -7 जूल। इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा था, सेकेंड। तो इसके पहले सेकेंड को तो कुछ करना ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। इसको वैसे ही लिख दिए यहाँ पे, सेकेंड को कन्वर्ट नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो एसआई में भी वही होगा, सीजीएस में भी सेम ही रहता है। उसके बाद आया सेंटीमीटर। तो अभी जैसे सेंटीमीटर का पावर -2 है, अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो क्या करो 1 सेंटीमीटर को ब्रैकेट में लिख दो और उसका जो पावर है ब्रैकेट के बाहर रखो। तो ये, हाँ नहीं समझ में आया, ठीक ठीक। जैसे यहाँ पे दिया है ना तुम्हारा सेंटीमीटर का पावर -2। अच्छा ऐसे बता दो, अगर सेंटीमीटर का पावर 2 होता तब क्या करते, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हम लोग। तो 1 सिर्फ अगर 1 होता, 1 सेंटीमीटर होता तो क्या करते, 1/100 करते, यानी कितना आ जाता बताओ, 10 का पावर -2 मीटर होता, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर कर दे तब क्या होगा, 10 का पावर -4 आएगा। तो 10 का पावर -4 कब आ रहा है, ध्यान से समझना यहाँ पे, समझ गया ना।
तो इसमें भी क्या करेंगे, 10⁻⁻² को मीटर यहाँ पे रख दिए, और जो स्क्वायर है इसको बाहर रखेंगे, ऐसे समझो, जो स्क्वायर है वो बाहर चला गया, तो 10⁻⁻4 आ गया। लेकिन अगर पावर -2 है तो ये फिर क्या आ जाएगा, 10⁻4, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तब कितना हो जाएगा, 10⁻4। तो यहाँ पे वही कंडीशन था ना, देखो ब्रैकेट के अंदर भी 10⁻2 और इसका पावर भी था -2। अभी भी डाउट हो रहा है इसमें, हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखो। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। बताओ इजी क्वेश्चन दे या टफ दे, इजी क्वेश्चन दे। मेरे पास पीडीएफ आज लाई नहीं है ना, तो उससे आसान मीडियम लेवल का क्वेश्चन था उसमें। लिखो तो क्वेश्चन एक, व्हेन, लिखो क्वेश्चन, व्हेन 1 मीटर, 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental units, are taken as the fundamental units, the magnitude of the force, the magnitude of the force is 36 units, the magnitude of the force is 36 units. What will be the value of this force? फिर से बोल दे, when 1 meter, 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental units, comma, the magnitude of force is 36 units, full stop. What will be the value of this force? What will be the value of this force in CGS system? In CGS system. In CGS system. ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस तुम लोग को भी भेज देंगे, ठीक है, उसी पे उसी टॉपिक का क्वेश्चन है सारा। कहाँ पे छूटा हुआ है बताओ। When 1 meter, 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental units, the magnitude of the force is 36 units. What will be the value of this force in CGS system? CGS में इसका वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है तुमसे, चलो बताओ। फॉर्मूला उसी को यूज करना है जो अभी हम लोग कर रहे थे, है ना। सिक्स इंटू, चलो सॉल्व करते इसका आंसर, है ना, कितना आएगा तो चेक कर लेते हैं। और किसी का आंसर आ गया, कितना, नहीं, और बताओ किसी का आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं ना कितना आएगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, और कैसे करते हैं इसको हम लोग, पहले किस में दिया हुआ है उसको लिख लो, मास कितना दिया हुआ है, फर्स्ट सिस्टम में मास कितना दिया हुआ है, जो पहला सिस्टम है ना उसमें बताओ, फर्स्ट सिस्टम में मास कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 1 kg, तो m1 दिया है तुम्हारा 1 kg। उसके बाद लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, यानी ये कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, और n1 कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। मतलब जब बोला कि मास का यूनिट केजी भी लेंगे हम लोग 1 kg, लेंथ 1 मीटर होगा और टाइम 1 मिनट होगा, उस समय फोर्स का वैल्यू है 36।
तो इसी चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है तुमको जब CGS में लिया जाएगा। तो CGS में क्या होगा बताओ, इन CGS। तो CGS में पढ़े थे ना हम लोग कि मास हमेशा किस में होगा, ग्राम में होगा, तो यहाँ पे 1 ग्राम। उसके बाद लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर। टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। तो N2 का वैल्यू पूछा गया है तुमसे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, हमेशा चेक करो किस में दिया हुआ है और कन्वर्ट किस में करना है तुमको, ठीक है। अब तो डायरेक्ट, और ये तो पता है कि ये किसका है, फोर्स का है। तो फोर्स में क्या होता है, MLT-2। तो A का वैल्यू क्या होगा 1, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू क्या होगा -2 हो जाएगा। अब N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। तो N2 इक्वल्स टू M1/M2। तो M1 कितना दिया हुआ है तुम्हारा 1000 ग्राम, ठीक है। तो M1/M2 कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, इसका पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा L1। तो बताओ L1 कितना दिया हुआ है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 10 का पावर 2 सेंटीमीटर बाई यहाँ पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कितना टाइम कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बाई 1 सेकेंड और इसका पावर हो जाएगा -2। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा। कोई, कोई बोला ही नहीं। उसके बाद क्या होगा 10 का पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, देखो 60 का पावर -2 है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना 1/60 इंटू 1/60, इस फॉर्म में लिख सकते हो तुम। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा ना, 0 0 कट जाएगा, पूरा कट गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या बचा 36 चुका। अच्छा हाँ N1 छूट जाए ना तुम्हारा, तो 36 तो वो भी है ना वहाँ पे, N1 तो पुट ही नहीं किया हम लोग। तो 36 और ये कट जाएगा, तो 10 का पावर 3 बचा। तो देयर फोर 36 वहाँ पे क्या होगा, किस में दिया हुआ था ये केजी मीटर मिनट, केजी मीटर मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 डाइन। 10 का पावर 3 CGS में क्या होता है फोर्स का डाइन होता है, ठीक है। हाँ फोर्स का डाइन होता है। तो ये ऐसे कर लेना, यहाँ पे N1 छोड़ना नहीं, हमेशा याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ था N1 कितना है तुम्हारा 36, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो नीट में 1 2 बार पूछा है उसको दे रहे हैं अभी हम, है ना, वो आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। पहले एक सिंपल सा देते हैं फिर उसको देते हैं। इसका आंसर बता देना कितना आएगा। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है सब कर लो। हाँ, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, if the unit of force is 1 kilonewton, comma, unit of length, unit of length 1 kilometer, unit of length 1 kilometer, and unit of time, and unit of time is 100 second, unit of time is 100 second. What will be the unit of mass, what will be the unit of mass, what will be the unit of mass। क्वेश्चन हो गया सभी का। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। हाँ किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना होगा। सभी अलग अलग क्वेश्चन है और इसका पहले आंसर निकालो फिर दूसरा क्वेश्चन दे, है ना।
यूनिट ऑफ मास निकालना है तुमको, कितना होगा। सॉल्व हो जाएगा या बताना होगा। 1000। और किसी का आंसर आया? 1000 नहीं आएगा, 10,000। चेक कर लेते हैं। 10 का पावर 4 वो सही आंसर है, ठीक है। 10 का पावर 4 आएगा। कैसे आएगा बताओ। तो देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ मास पूछा गया है तुमसे, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। दो तरीके से बना सकते हैं इसको हम लोग। बताओ फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू, अब यहाँ पे बताओ यूनिट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है? 1 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन है ना, 1 किलो न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा ये? 1000 न्यूटन। किलो मतलब क्या होता है? 1000। उसके बाद नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? लेंथ कितना दिया हुआ था? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? कितना? 100 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 100 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो फोर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। पूछा किसका गया है तुमसे? मास का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो मास इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन का तो दिया हुआ नहीं है, तो एक्सेलरेशन को किस में कन्वर्ट करना होगा? लेंथ और टाइम में कन्वर्ट करना होगा। तो अब ये बताओ इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? ए इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी होगा लेंथ बाई टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एल बाई टी स्क्वायर, लेंथ बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेंथ भी आ गया ना तुम्हारा, तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ इनटू टी स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो बताओ फोर्स कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 1000 न्यूटन। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1000 न्यूटन इनटू टी स्क्वायर, सही है ना ये वैल्यू, ठीक है। तो टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ कितना दिया है तुम्हारे पास? 1000 मीटर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000 मीटर, यानी कितना होगा? अब देखो यहाँ पे, तो ये कैंसल आउट क्या क्या हो जाएगा बताओ? ये कैंसल आउट, तो सिर्फ कितना बचा ऊपर में? 10 का पावर 4 बचेगा। और इसका यूनिट क्या होगा बताओ? अब यूनिट भी बताना होगा ना यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ये नहीं होगा, तो न्यूटन को चेंज करो। न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको हटा के, तो कितना आ जाएगा? 10 का पावर 4 केजी आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 का पावर 4 केजी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा ना। जब भी इस टाइप से पूछेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला में जाके पुट करना होगा तुमको। अगर एक्सेलरेशन दे देता यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसी से निकल जाता, इसी से यहाँ पे डायरेक्ट दोनों का वैल्यू पुट कर देते। बट यहाँ पे लेंथ दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, तो पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। एक और तरीका है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डायमेंशन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला लिख लो सभी का, ठीक है। तो जैसे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो एम एल टी माइनस टू, देखो एम एल टी माइनस टू,
उसके बाद क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो सिर्फ यहाँ पे मास बच रहा है ना तुम्हारा, और हमको क्या लाना क्या है यहाँ पे, लेंथ और टाइम भी तो लाना होगा। चलो ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ भी बता देंगे ये कैसे करना है तुमको। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें बताएंगे अभी जब सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ा लेंगे उसके बाद बता देंगे इसको। ठीक है, और क्वेश्चन दे या फिर आगे पढ़ाए, और क्वेश्चन दे। ठीक है, हर टाइप अलग अलग टाइप्स का दे रहे हैं तुमको, है ना। अब देखते हैं दूसरा पीडीएफ में। लिखो, इन अ पार्टिकुलर सिस्टम, इन अ पार्टिकुलर सिस्टम the units of the units of length, mass and time, in a particular system the units of length, mass and time are chosen to be are chosen to be 10 centimeter, 10 centimeter comma 10 gram and 0.1 second respectively, 10 centimeter comma 10 gram and 0.1 second respectively, full stop. The unit of force, the unit of force in this system, the unit of force in this system will be equal to, will be equal to, फर्स्ट में लिखना, चार ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, 0.1 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है 1 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 10 न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन है 100 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास 100 न्यूटन का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तुमको। चार ऑप्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। इस बात तो ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, है ना। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टेन न्यूटन गलत होगा, वन ऑप्शन दिया है, वो भी शायद गलत है। क्या हो गया, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है ना तुमको उठा के। ठीक है, ये एलन का है और उसी से दे दिया। 10 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, अब दो ही बचा हुआ है। कितना आएगा इसका आंसर, दो ऑप्शन और बचा है, उसमें से दो किसी ना किसी का आ ही जाएगा। चार ऑप्शन सही है। चलो बताओ, 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है। इसको लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसके बाद ध्यान से समझना यहाँ पे, अब जैसे जो नया सिस्टम है ना उसमें पूछा गया कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो जो न्यू सिस्टम है उसमें इसको नए तरीके से बता रहे हैं, जैसे वो क्वेश्चन था ना उससे डिफरेंट वे में, ताकि ये भी समझ में आ जाए।
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फोर्स का यूनिट है वो कितना है तुम्हारा, एक्स है। तो एक्स यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब एक्स यूनिट इक्वल्स टू नए सिस्टम में मास कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 10 ग्राम। उसके बाद लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 1 2, वैसे ही जैसे उसको करते थे। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो 1/x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम। इसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। और टाइम तो ऑलरेडी सेकंड में है ना तुम्हारा। ठीक है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो वहाँ पे, सेकंड का पावर -2। और यहाँ पे नीचे में कितना हो जाएगा, 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा, 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, वही तो गलती कर रहे हो ना तुम। 1/x 10 आ रहा होगा ना तुम्हारा, तो x कितना आएगा, उल्टा करना होगा ना फिर। ठीक है, तो तुम्हारा 1/x 10 आ रहा है, ये भी ध्यान रखो। तो 1/x 10 आया ना तुम्हारा। ठीक है, तो बताओ x कितना हो जाएगा, 0.1। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुम खुद देख लो ना यहाँ पे। हाँ बताओ, कौन से फॉर्मूला से। उससे गलती करेगा, इसीलिए तो ये बता रहे हैं तरीका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें तुम गलत करोगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। क्योंकि जब भी यूनिट वाला क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पे देखो, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू जब पूछेगा तब अप्लाई कर लेना। और यहाँ पे यूनिट्स पूछा गया तुमसे, तो यूनिट वाले में वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखो। वो किसका वैल्यू, जब नंबर्स पूछता है ना कि इसका वैल्यू नए सिस्टम में क्या होगा, तब वो वाले फॉर्मूले से इजली आता है। लेकिन जब भी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तुमसे, तब फिर इस तरीके से करना होगा, नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, उसको डिटेल्स में बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। दोनों में डिफरेंस पता चला है ना। वहाँ पे नंबर्स पूछ रहा था कि इसका वैल्यू इस सिस्टम में कितना होगा, और यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे, यूनिट्स पूछा गया है। तो जब भी यूनिट्स आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से करना है तुमको। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। क्या हो गया, सेकंड में कितना टाइम बचा हुआ है ये बताओ। ठीक है, जिसमें डाउट होगा अगले क्लास में बता देंगे। अभी थोड़ा सा सेकंड पढ़ा देते हैं जल्दी से। ठीक है, फिर ऐसे 3 क्लास चला जाएगा ना, एक एक एप्लीकेशन 3 क्लास हो जाएगा फिर। तो सेकंड एप्लीकेशन में क्या पढ़ना है बताओ, सेकंड वाले में क्या बताया गया था, टू चेक द, बताओ यहाँ पे फॉर्मूला जैसे मान लो दिया है, एस इक्वल्स टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है तुम्हारे पास। तो एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें क्या बताया गया था, प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी, इसमें ये बताया गया था, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे ये बताया गया था, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ये बताया था। तो यहाँ पे जैसे लेंथ को हम लोग लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं हम लोग, मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो वैसे ही टाइम को हम लोग हमेशा टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर कंपेयर भी करते हैं तो टाइम को हमेशा टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, लेंथ को हमेशा लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बताओ टोटल कितना टर्म्स है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। सबसे पहला कौन सा है, एस हो गया, उसके बाद यू टी हो गया, उसके बाद ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो तीनों ही टर्म्स का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल हो जाएगा। उसके बाद यू टी, यू मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, तो इसका क्या होगा, एल टी माइनस 1, और टी का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, देखो सेम आ गया ना दोनों का। और फिर इसका भी वही हो जाएगा, तो ए का कितना होता है बताओ, एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर। तो देखो जितना भी टर्म्स है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम आ रहा है, यानी इसका भी एल हो गया, और यू टी का भी कितना आ गया, देख लो यहाँ पे, ये भी एल आ गया, और साथ में ए टी स्क्वायर भी क्या आ गया, एल आ गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आते, डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो पूछा, मतलब वो तुमसे पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब सभी टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप से आएगा तुमसे, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारे पास, एफ इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, और यहाँ से पूछ देगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, चलो ए एंड बी को जगह पे हम ए इंटू बी कर देते हैं, ए इंटू बी। ऑल्सो राइट द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो राइट द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एसआई यूनिट भी बताना है तुमको साथ में। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन हो गया सभी का, ठीक है। चलो अब बनाते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी का है ए का डायमेंशन कितना आएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। और बी का कितना आया, ठीक। चलो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे बताओ एफ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, एफ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है तुम्हारे पास। तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि जितना भी टर्म्स होगा सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम हो जाएगा। तो ये 3 टर्म्स है और तीनों ही टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहले हम लोग ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू ए रूट एक्स, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। यानी ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना आ जाएगा बताओ, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और एक्स का क्या होता है, एक्स का मतलब लेंथ है ना वो, और तो एल का पावर 1/2 हो जाएगा, चूंकि रूट एक्स है ना तो एल का पावर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एल का पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो m तो वैसे ही रहेगा, तो m हो जाएगा। उसके बाद l का पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर हाफ है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हाफ बचेगा। ठीक है, तो l का पावर 1/2 और t का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला। उसके बाद b का बताओ, या तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो या फिर इसको इसके साथ कर लो, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो f इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम लोग, बी टी स्क्वायर। तो b इक्वल्स टू क्या होगा, f डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। फोर्स का डायमेंशन होगा mlt-2। और टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, टी स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा। तो एम एल टी का पावर क्या होगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ए और बी का नहीं पूछा है तुमसे, ए इंटू बी का पूछा गया है। ठीक है, तो ए इंटू बी कर लो फिर। तो ए इंटू बी, तो पहले बताओ ए का कितना आया था, तो एम एल का पावर 1/2 और टी का पावर -2 इंटू, बताओ बी कितना आया तुम्हारे पास, mlt-4। तो mlt-4। अब यहाँ पे मास का पावर कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2। लेंथ का पावर और टाइम का पावर -6 हो जाएगा। अब एसआई यूनिट ऑफ ए बता दो, एसआई यूनिट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का एसआई यूनिट क्या होगा। देखो ए यहाँ पे है ना तुम्हारा, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी। तो केजी चूंकि पावर 1 है तो वहाँ पे 1 होगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, इसका पावर हो जाएगा 1/2 और सेकेंड का पावर होगा -2। ठीक है, उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ बी ये हो जाएगा केजी मीटर, सेकेंड का पावर क्या होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड का पावर -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। और ए और B, ऐसे भी पूछ सकता है ए डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी क्या हो सकता है, ये भी दे सकता है वहाँ पे। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले, ए और बी का डायमेंशन पूछा गया है वापस से। ए और बी का डायमेंशन पूछा गया है, बताओ कितना हो जाएगा। हाँ, पी यहाँ पे प्रेशर होगा, वी का मतलब वॉल्यूम होगा, वी का मतलब क्या होगा वॉल्यूम, टी का मतलब टेम्परेचर।
ये आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था ना, उसी का तो इक्वेशन है ये। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन है तुमसे। बताओ यहाँ पे P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, उसके बाद क्या है V माइनस बी, कैसे आएगा? ए का बता दो पहले कितना आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, एग्जाम में आता है ये सब। इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है जो अभी किए थे हम लोग, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। कितना होगा इसका? सिंपल है ना, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग कि सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। यानी यहाँ पे देख लो कि इस टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा सेम आना चाहिए, तभी तो ऐड किया गया है ना दोनों को। और साथ में यहाँ पे देखो v का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही डायमेंशन किसका होगा, b का भी होगा। ठीक है, तो b का तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, b इक्वल्स टू एल का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी बताओ, पी वी स्क्वायर। तो प्रेशर का कितना होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम एल माइनस वन टी का पावर माइनस टू, सही है ना। और वॉल्यूम का कितना होता है, एल का पावर 3, तो एल का पावर 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो एल का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एल का पावर 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो एम एल का पावर देख लो ना, यहाँ पे एल का पावर 5 और टी का पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा। अगर इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो ए का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ, ए का ऐसा यूनिट क्या होगा। सिंपल है ना, यहाँ पे देखो केजी, मास का केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो बी का यूनिट, तो मीटर का पावर क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है तुमको। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेगा, 3-4 टाइप का। और उसके बाद ये टॉपिक जैसे मान लो, अब चलो बताना तो dx बाई dt का डायमेंशनल फार्मूला कौन बताएगा। और d2x बाई dt स्क्वायर अगर रहे तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, इसमें तो एल टी माइनस वन हो जाएगा ना तुम्हारा, एल टी का पावर -2। देखो तो x का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो ये एल टी का पावर -2, एल स्क्वायर नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसे रहे तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, चलो इसका बताओ तो। वेलोसिटी का होगा एल टी माइनस वन और ये हो जाएगा टी, यानी इसका एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे दे दे तो साइन ओमेगा टी माइनस के। अच्छा ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में ना, ये जो पूरा टर्म होता है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है और फिर वहाँ से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस टाइप जैसे मी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, तो ए और बी का डायमेंशन बताओ। मी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, तो ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बताओ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी से बताओ, टाइम भी हो गया है। अभी
देखो यहाँ पे इसका कुछ होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। और बी का होगा तो बी हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यानी बी का होगा एल स्क्वायर। ठीक है, बी का होगा एल स्क्वायर और ए होगा डायमेंशन लेस। ठीक है, तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है तुमको डिफरेंट टाइप्स का। एक क्लास में कोशिश करो ये पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद अगले क्लास में एरर का क्वेश्चन होगा। और ठीक है, बाकी ये सब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा।